हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ देखा था। अगर कुछ करंट कैरिंग वायर प्लेन को चीरते हुए बाहर या अंदर जा रहे हैं, ठीक है, और उन करंट कैरिंग वायर को घेरता हुआ हमने एक लाइन लूप बनाया है, सर्क्यूटल बनाया है, घेरा बनाया है, तो उस घेरे के लिए ये कैलकुलेशन जिसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू आई इन। आई इन का मतलब घेरे के अंदर के करंट पे ये डिपेंड करता है, क्या, मैग्नेटिक फील्ड या लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल ऑफ बी डीएल अंदर के घेरे के अंदर वाले करंट पे डिपेंड करता है। बी की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात समझ रहे हैं, बी अंदर बाहर सबकी वजह से डिपेंड करता है। ये हमारा एम्पियर्स लॉ था और इसकी मदद से इसमें हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल को का फॉर्मूला लिखा था। ये मोस्ट जनरल लुक है, बल्कि यहां गोला बनाते हैं, लेकिन ये मोस्ट जनरल लुक कभी लगाना नहीं पड़ता है, आमतौर पे सिंपल वर्जन इसके लगाने पड़ते हैं। तो इससे सिंपल ये है, उससे सिंपल ये दोनों है, बी एल कॉस थीटा या बी डॉट। तो मोस्ट ऑफ द केस में हमने लाइन इंटीग्रल के लिए बी एल कॉस थीटा लगाने का फैसला किया है। ये तब लगाया जा सकता है जब हर जगह पूरी लेंथ के लिए, पूरे घेरे के लिए बी कैसा हो, सेम हो, और एंगल भी सब जगह का सेम हो, तो हम ये आराम से लगा सकते हैं। और हमारे पास ऐसे ही एग्जाम्पल आने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए हम भले लॉ लिखेंगे ऐसे माहौल बना के, बट अल्टीमेटली करना हमें यही पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग कुछ नए स्ट्रक्चर्स के, ये सब नए स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी वजह से हमें क्या लाना है, मैग्नेटिक फील्ड। एक पाइप के अंदर बाहर एक सॉलिड वायर जो अंदर से बाहर तक मटेरियल रखता है, उसके अंदर और बाहर, ये सब फॉर्मूले निकालेंगे और कुछ पुराने बस देखेंगे लॉ समझने के लिए। तो हम लोग पहले लॉ कैसे अप्लाई करना है ये सीखते हैं इस एग्जाम्पल के जरिए, ठीक है। भले इस एग्जाम्पल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें आता है, बट हम लोग केवल इस पे ध्यान देंगे कि लॉ लगाते कैसे हैं, ठीक है। सबको फॉर्मूला याद है कि स्ट्रेट इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, ठीक है। इसको हम इस वायर को घेरने वाले हैं, ठीक है, इस वायर को घेरने वाले हैं, तो हम ऐसा घेरा बनाएंगे जहां पर सबसे आसान फॉर्मूला लगाना पड़े। बता, इस करंट कैरिंग वायर से बराबर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड हम बराबर एक्सपेक्ट करते हैं ड्यू टू सिमेट्री। हमें फॉर्मूला पता हो या ना पता हो, इतनी समझ है ही है कि एक वायर से इतनी दूरी पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो चारों तरफ उतनी ही होना चाहिए ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। तो हमने एक घेरा बनाया है, कैसा घेरा बनाना चाहिए, इसको सेंटर मानता हुआ ऐसा एक घेरा बनाना चाहिए, ठीक है। ये इसका मैंने साइड व्यू दिखाया है, क्या मैं इसका टॉप व्यू दिखा दूं, ठीक है। इसको घेरता हुआ मैंने ये बनाया है, ये इसका टॉप व्यू है। इस घेरे के लिए, ये घेरा मैंने आर दूरी पे बनाया है, इस घेरे के लिए हम एम्पियर्स लॉ लगाने वाले हैं। क्या है एम्पियर्स लॉ, इस घेरे के लिए अगर हम बी डॉट डी एल कैलकुलेशन कर पाए तो उस घेरे के अंदर वाले प्लेन को चीरते हुए करंट से रिलेटेड होगा इस तरीके से, यही तो लॉ है।
क्या बता, क्योंकि इस पूरे सर्क्यूटल के लिए बी एक जैसा है तो हम बी इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, बल्कि पहले सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे, वो आएगा बी डीएल कॉस थीटा। ये सब फॉर्मेलिटी किया जा रहा है, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, बट दुनिया कर रही है तो मैं भी कर रहा हूं, इसलिए किताब में लिखा होगा तुम सोचोगे ये क्यों किया जा रहा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फालतू है, वो मैं बता रहा हूं। बी बाहर निकाल लें, क्या थीटा, देखो यार अगर ये घेरा बाहर है तो हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अपना सर्क्यूटल इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो हम इसी लाइन के अलोंग डीएल डीएल लेने वाले हैं और बी भी इसी के अलोंग है, ये भी हमें अंदाजा है कि बी भी इसी के अलोंग है, सर्क्यूटल भी इसी अलोंग, तो थीटा क्या होने वाला है 0 डिग्री, तो थीटा की छुट्टी कर ही देते हैं। बी इंटीग्रेशन के बाहर आ चुका है, cos 0 कितना होता है 1, तो ये भी खत्म हो गया, बराबर क्या म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई। इंटीग्रल ऑफ डीएल का मतलब क्या होता है, हर डीएल डीएल का समेशन, तो सारे डीएल अगर पूरे घेरे के लिए जोड़ दोगे तो वो कितनी लेंथ आएगी, हाँ नहीं पता होगा, बहुत दिन हो गए, सर्किल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर बराबर क्या म्यू नॉट आई, तो बी बराबर क्या आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, याद है यार म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ये वही फॉर्मूला है हम लोगों ने मेहनत करके निकाला है, पहले हमने सीधे पढ़ा था, बल्कि पहले भी हम लोगों ने एक फॉर्मूले की मदद से ही लाया था, साइन अल्फा साइन बीटा वाले से। अच्छा ये जो हमने इतना सब काम किया है कि हम सीधे नहीं लिख सकते थे, क्या बताओ, इंटीग्रल ऑफ बी डीएल लिखने की जगह हम सीधे लिख देते बी एल कॉस 0 और एल कितना, दैट्स इट। हम इतना मुश्किल वाला क्यों चुने, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत की है अपना नाम कमाने में, तो हम उसकी श्रद्धांजलि में कुछ लाइनें तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, एक बार, हर बार नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत भाई लोग। तो ये हम लोगों ने किसकी वजह से पढ़ लिया है, एक स्ट्रेट वायर की वजह से, हटा दूं भाई, लिखा है क्या, तो फिर नोट कर लें। टाइम की कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पास वर्कबुक है, काफी टाइम बच रहा है, लेकिन मेरी आदत खराब हो गई, मैं तो सोच रहा हूँ अगर मैंने कहीं अब ज्वाइन किया तो उन बच्चों की तो वाट लग जाएगी फालतू में। जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ूंगा, वो नोट वोट कर नहीं पाएंगे, फिर शिकायत करेंगे। वर्कबुक वहां अलाउड नहीं होगी ना, तो फिर वो मेरे को बाहर कर देंगे को पता चलेगा ना, यही सब तो है। हाँ वो कहेंगे हमारा इतना बढ़िया होता है, आपका क्यों यूज करें, सबको अपना वाला बढ़िया लगता है। बात यह है ना कि ये बिल्कुल मेरे हिसाब से ट्यून्ड है, जो मुझे लगता है कि ये सीक्वेंस होना चाहिए, उनका उनके हिसाब से ट्यून्ड है, सबको अपना वाला अच्छा लगता है, तो कहेंगे आपका बेकार है, हम रिजेक्ट करते हैं। हाँ भाई इधर ध्यान दे, ये क्या है, पाइप है, करंट कैरिंग पाइप है, और जब मैं पाइप कह रहा हूं या ट्यूब कह रहा हूं तो करंट केवल घेरे के बाहर बाहर, आई मीन इसके बाहर बाहर, यहां से जा रहा होगा, ना अंदर है ना बाहर है। अभी हमने सर्क्यूटल घेरा नहीं बनाया, ये तो पाइप है जिससे करंट, ये करंट कैरिंग सिस्टम है जिसकी वजह से हमें अंदर और बाहर दो जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड लाना है। हमें जहां मैग्नेटिक फील्ड लाना होती है वहीं से सर्क्यूटल लॉ लगाना होता है, तो हम इस बार अंदर और बाहर 2 बार एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। बाहर के लिए एक सर्क्यूटल बनाएंगे, ऑब्वियसली सर्कुलर ही बनाएंगे, बाहर के लिए भी एक सर्क्यूटल बनाएंगे, तो बाहर के किसी पी पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी जो सेंटर से जनरल आर की दूरी पे है, और अगर एम के लिए हमें अंदर के पॉइंट के लिए निकालना है तो वहां एक घेरा बना देंगे, उससे हमें अंदर की निकल आएगी। तो ये हमारा साइड व्यू है, इसी का मैंने क्या बनाया है, टॉप व्यू। अगर ऊपर कैमरा लगाएंगे तो कैसा नजर आएगा, ये दिख रहा है, करंट मैंने ऊपर दिखाया है, चलो करंट मैं ऊपर दिखा देता हूं, ठीक है। ऐसा करंट पाइप के हर जगह से, ये पूरे पाइप के मटेरियल से करंट बाहर आ रहा है। अब पूरी जगह पे मैं कैसे दिखाऊं,
तो मैं ऐसे लिख देता हूं, पूरे पाइप से करंट बाहर आ रहा है और हमें दो जगह पे घेरा बनाना है, एक बाहर के किसी P पॉइंट पे और एक अंदर के किसी M पॉइंट पे। इस घेरे के लिए एम्पियर्स लॉ लगाना है और अंदर वाले घेरे के लिए एम्पियर्स लॉ लगाना है। क्लियर है? तो सबसे पहले बाहर वाले घेरे के लिए लगाते हैं। करंट बाहर है तो हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में सर्क्यूटल कंप्लीट करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी सेंस में होने वाली है। तो ये आएगा BL cos 0। बता पूरे घेरे के लिए B हमें लाना है, लेंथ कितनी है 2 पाई r, बस लिख देना है म्यू नॉट I इन, और I इन कितना है I, तो B का आंसर कितना आ गया 2 पाई r। जो चीज अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने करी थी वही फिर से आ गई, इस यानी बाहर के डिस्कशन में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंदर की। मुझे बता अंदर वाले घेरे के लिए जो M से जाता हुआ घेरा है जनरल R पे, उसके लिए भी यही काम करते हैं, B इंटू 2 पाई r cos 0 लेफ्ट में लिख देते हैं जैसे हर बार लिखा है, म्यू नॉट इंटू आई इन। बता इस घेरे के अंदर कितना करंट है? अरे भाई पाइप था तो करंट तो पाइप में था, भीतर कोई करंट नहीं है, ये 0 आ गया तो B का आंसर भी क्या आ गया? इसको देख के कुछ याद आ रहा है यार? कुछ याद नहीं आ रहा है इसको देख के? एक स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q/r² होता था और भीतर 0 होता था, वो स्फीयर होता था, ये सर्क्यूटल है, लेकिन मामला एक ही जैसा है। तो क्या इनका हम ग्राफ बना सकते हैं? अगर वो याद आ गया, B वर्सेस R ग्राफ, पाइप के अंदर के लिए कहां से फैसला लेना है और बाहर के लिए कहां से फैसला लेना है, क्या देख के तुरंत ग्राफ बना देंगे? अरे तो कोई भरोसा नहीं डिवाइस का, चलने लगता है अचानक से, इतनी देर से ट्राई कर रहा था नहीं चला। हाँ भाई बना लिया, इससे ज्यादा टाइम क्या दूं मैं? yes, भीतर के लिए B कितना है 0, बाहर के लिए B कितना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अरे देखो y इक्वल टू समथिंग बाई x, क्या ये हमने कितने बार नहीं पढ़ा है? गिन नहीं सकते इतने बार पढ़ा है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या फायदा गिनने से। अब क्या बात करने वाले हैं? अभी तक पाइप करंट कैरिंग पाइप था और अब हम करंट कैरिंग सॉलिड वायर लेने वाले हैं। ऐसा यानी इसमें पाताल लोक से लेके स्वर्ग लोक तक करंट सप्लाई जा रही है। बिजली इंसान ने डिस्कवर करी है तो स्वर्ग लोक वालों को भी लगा कि यार वहां भी बिजली होना चाहिए, तो नीचे पाताल लोक से स्वर्ग लोक तक के लिए वायरिंग गई है करंट, और इस वायरिंग की वजह से अगल बगल के माहौल में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बाहर के किसी P पॉइंट पे जो सेंटर से जनरल R दूरी पे, यहां के लिए हमें B लाना है, और अंदर के किसी M पॉइंट के लिए जो कि जनरल R दूरी पे, दो जगहों के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड लाना है, तो दो बार हमें एम्पियर्स लॉ लगाना पड़ेगा। ये इसका मैंने इसका टॉप व्यू दिखाया है। ठीक है, पूरे मटेरियल से इस बार करंट जा रहा होगा, पूरे मटेरियल से करंट जा रहा होगा भाई। ये सॉलिड है तो अंदर बाहर सब जगह करंट होगा। अब कोई ये ना कहे सर चार्ज तो हमेशा सरफेस पे रहता था, ये चार्ज नहीं है, करंट है। अगर कोई कहे कंडक्टर में ओवरऑल चार्ज क्या है 0 है ना, तो कंडक्टर में कोई चार्ज नहीं है, चार्ज का फ्लो चल रहा है। तो तुम कहोगे सर चार्ज नहीं तो चार्ज का फ्लो कैसे चल रहा है? अरे उसके अंदर पेरेंट एटम है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, पेरेंट एटम मिला के उनका चार्ज 0 है। क्या जनता समझ पा रही है? खैर, तो हम लोग बाहर के किसी P पॉइंट के लिए घेरा बना चुके हैं, अंदर के एक M पॉइंट के लिए घेरा बना लेंगे, दोनों के लिए एम्पियर्स लॉ लगाना है। तो जैसा कि इतनी देर से मैं आसान करके सब कुछ कर चुका हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा ज्यादा का इरादा तुम लोगों से। क्या P के लिए और M के लिए तुम लोग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लाओगे, फिर फॉर्मूला देख देख के ग्राफ बनाओगे? ट्राई कर पाएंगे? ट्राई करें, होगा तो नहीं काफी लोगों का मुझे पता है, बट ट्राई करने में क्या जाता है। हो सकता है तुम उम्मीद के हिसाब से गलती करो, तो वो भी तुम्हारे लिए फायदेमंद है। हमें यार दो घेरे बनाना है, एक P से होता हुआ ये घेरा है और एक M से होता हुआ ये घेरा है। इनके लिए हमें
एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाना है। तो मैं मदद करूं क्या बाहर के लिए? बाहर के लिए मैं मदद कर देता हूं। बी एल कॉस 0 बराबर म्यू नॉट इंटू आई इन, और आई इन कितना है? पूरा ही करंट। अगर इस पूरे वायर से आई जा रहा है तो पूरा ही करंट अंदर है, सर्क्यूटल के अंदर है, घेरे के अंदर है। तो बी का आंसर आएगा जैसा हर बार आया है, क्या आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। देखो यार, आधा मैंने कर दिया है, इसमें भी बस आधा करना बाकी है अंदर का। एनीवन जो अंदर का दिखाना चाहे? सर मैंने आई इन आई है, उस घेरे के अंदर भी उतना ही करंट होगा जितना टोटल करंट है। अब इसको पाई आर स्क्वायर अंदर वाले का एरिया करंट डेंसिटी पूरा हो जाए तब बताना। ये सीधे लिख दिया तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, मैं उतना हैंग करता है ना मेरा। जे से किया जे से डिपेंडेंट ये बात तो अंडर रूट कैसे आ गया? अच्छा ठीक है, सही आ गया, सही है। बट जे मैंने दिया नहीं था, तो जे की जगह क्या लिख सकते हो? देखो यार, इसका खुद का रेडियस कैपिटल आर है, तो एक बाहर की बात है, एम बाहर है, तो उसका जनरल दूरी कैपिटल आर से ज्यादा और एक एम अंदर है, तो जे को भी तो लिख ही सकते हैं। मैं जे ही करके लिख दिया हूं। तो कोई बात नहीं, जे को लिख दो, क्या लिखेंगे गिवन डेटा में? किसी के दिमाग में कुछ आइडिया? ठीक, 2 पाई आर, आर कहाँ गया? स्मॉल आर। पूरे की रेडियस कैपिटल आर है, अंदर की एम पे रेडियस स्मॉल आर माने। यहाँ ये स्मॉल आर था तो यहाँ और आई इन कितना है? तो एक ही आर तो कटेगा। सही रखा नहीं, बाकी सब सही रखा, सही नहीं है, सॉल्विंग गड़बड़ करी। हाँ भाई, तो यार फिर से हम अंदर वाले घेरे के लिए एक काम तो ये कर देते हैं, बी एल कॉस 0। पूरे घेरे में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड होगी, 0 डिग्री का एंगल होगा, सर्क्यूटल भी उसी के अलोंग बना रहे हैं, बराबर क्या? म्यू नॉट इंटू आई इन। बस ये आई इन समझना है, बाकी सब कुछ वही है ना। लेंथ अभी भी घेरे की 2 पाई आर होगा, क्योंकि हमने आर रेडियस का घेरा माना है। बस ये सोचना है कि यार क्या इस घेरे के अंदर भी वही करंट है जो पहले था? अरे वो तो पूरे वायर का करंट है ना आई, तो अब इस छोटे घेरे के भीतर भी उतना ही करंट थोड़ी होगा। तो वो करंट रेडियस डिपेंडेंट होगा या एरिया डिपेंडेंट होगा? भाई जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा करंट। तो हम अगर कहें पूरे पाई आर स्क्वायर में कितना करंट है? आई, तो वन एरिया, यूनिट एरिया में कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। और जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं अंदर वाला, वो कितना है ना? पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना करंट होगा? आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बस इतना सोचना था यार, है ना? सोचा था। तो ये एरिया डिपेंडेंट क्यों? जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा करंट, क्योंकि एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि करंट, है ना। बस ये उठा के रख देना है, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। आर से एक आर कट जाएगा, बी। ग्राफ बनाने में लग जाए जिनका हो गया है ये। हाँ, अगर कोई चाहता, कोई जानता है ये बात कि बताओ करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको हम एक और नाम देते हैं,
J, दैट इज करंट डेंसिटी। तो हम चाहते तो इसी फॉर्मूले में J की एंट्री भी करा सकते थे, तुम चाहो तो J की एंट्री करा सकते हो। तो I इनसाइड को हमें लिखना पड़ेगा J इंटू उसका वाला एरिया, है ना। तो जहां I लिखा था J इंटू पाई, तो आंसर कितना आ रहा है J के टर्म में, म्यू नॉट J इंटू पाई आर स्क्वायर। आर से आर एक कट गया, पाई से पाई कट गया, तो बी का आंसर आ रहा है म्यू नॉट जे आर बाई 2। ठीक है, खैर चाहे ये फॉर्मूला देख लो चाहे ये वाला देख लो, दोनों में ही हमें दिख रहा है कि बी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक मिनट, बाहर का ये रिलेशन है, अंदर का ये है, मतलब एक से अगर बनाना चाहे करंट डेंसिटी वाला, अगर डेंसिटी इन्वॉल्व करा दे तो एक ही ग्राफ बन पाएगा ना, स्मॉल आर दिख रहा डायरेक्ट रिलेशन, और ये देख लें तो दोनों बन जाएंगे क्योंकि आर एक मिनट क्या कैपिटल आर, तो पहले अंदर वाले आर की बात कर रहे हैं ना हम लोग। जस्ट अ मिनट, भीतर और बाहर का ग्राफ, तो भीतर के दो ग्राफ बनेंगे तुम्हारे हिसाब से, अगर इसको देखेंगे तो कुछ और बनेगा, इसको देखेंगे तो कुछ और बनेगा। ऐसा सोच रहे हो तुम, क्या कहना जा रहे हो कि सर एक ही सिचुएशन में दो दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशंस हैं, ये केवल लुक अलग अलग हैं, प्रोपोर्शनलिटी थोड़ी अलग है। ये भी आर के प्रोपोर्शनल दिख रहा है और ये भी आर के प्रोपोर्शनल दिख रहा है, कैपिटल आर तो गिवन है। हाँ, ग्राफ बना, ठीक ठीक। तुम यार मैथ्स वालों पे कलंक लगा रहे हो यार। बताओ, अच्छा बी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ कैसा बनेगा? हाँ, कर्व बनेगा या लाइन बनेगा? अगर दिख नहीं रहा है क्या, मैंने छुपा रखा है क्या? b इक्वल टू समथिंग इंटू स्मॉल आर है, बाकी सब तो फिक्स डेटा है ना भाई। मैं कितनी तारीफ कहता रहता हूँ मैथ्स वालों की कि मैथ्स वाले ऐसे होते हैं, मैथ्स वाले वैसे होते हैं, और सब बता रहे नहीं ऐसे भी होते हैं। ठीक, तो अंदर यार देखो y पैरामीटर और ये सब फिक्स है, y बराबर x वाला रिलेशन है, mx वाला, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, और बाहर के लिए कैसा बनेगा? जैसा हर बार बनता है, y इक्वल टू समथिंग बाई x वाला। कोई दिक्कत है यार? इसका हम बता चुके हैं, दोबारा क्यों करेंगे? हाँ, सब पता है ना। देखो यार, एक सोलेनाइड को पकड़ के ऐसे किनारे से उसका घेरा बना दें तो वो बन जाता है टोराइड। क्या बन जाता है? टोराइड। सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भीतर ही होती है, बाहर उसका असर ना के बराबर होता है, उसको हम इग्नोर करते हैं। सारी मैग्नेटिक फील्ड कहां होती है? भीतर, अंदर होती है, बाहर नहीं होती। इसका अगर हम घेरा बनाएंगे पकड़ के तो वो बन जाता है टोराइड। तो घेरा जब घूमेगा तो साथ में उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी घूम जाएगी, यानी एक्सिस के अलोंग पहले भी थी, एक्सिस के अलोंग अब भी है, भीतर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। बात क्लियर है? तो क्या इसका कोई नया फॉर्मूला है? तो मैं बता दूं, इसका जो इस देखो सोलेनाइड के ना ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होती है ना नीचे होती, सारी कहां होती है? भीतर। तो इसके भी भीतर मैग्नेटिक फील्ड है, ना बाहर होगी ना अंदर, सारी मैग्नेटिक फील्ड कहां है ना। तो देखो यार, इधर भी जीरो इधर भी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड केवल कहां है? अंदर। तो मैं दो जगहों की जीरो लिख देता हूं, यहां जीरो यहां जीरो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। और जो फॉर्मूला सोलेनाइड का वही इसका भी है। सोलेनाइड का एक्सिस वाला मैग्नेटिक फील्ड किसी को याद है कितना होता था? सोलेनाइड के एक्सिस पे म्यू नॉट स्मॉल एन आई, यही इसका भी है। बट इस टॉपिक में टोराइड में स्पेशली देखो यार, जब हम सोलेनाइड बोलते हैं तो वो लंबा और अनलिमिटेड लंबा हो सकता है आइडियली, लेकिन टोराइड क्योंकि घेरा है तो उसकी एक लिमिट है, तो आमतौर पर उसके नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ के बजाय टोटल नंबर ऑफ टर्न दे देते हैं। इसके अगर कैपिटल एन टोटल टर्न है और इसकी एक मीन रेडियस है
आर, इसकी मीन रेडियस है आर, और एन टोटल नंबर ऑफ टर्न है। स्मॉल एन को हम क्या बोलते थे? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो तुम तुरंत बना सकते हो, बता एन है टर्न पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन है टोटल नंबर टर्न, तो कैपिटल एन और स्मॉल एन कैसे रिलेट होना चाहिए? टर्न पर यूनिट लेंथ, तो पर वाली चीज एन इंटू उसकी लंबाई, कैपिटल एन बराबर होगा कि नहीं? देखो ये है टर्न और ये है टर्न पर यूनिट लेंथ, तो पर वाली चीज में मल्टीप्लाई करने से टोटल आता है। ये बात पूरी हमेशा हम करते हैं। तो क्या मल्टीप्लाई करना है? इस टोराइड की लंबाई, तो टोराइड की लंबाई कितनी होगी? 2 पाई आर। ये आर एक मीन रेडियस है, आमतौर पे वो बीच की रेडियस ले ली जाती है। तो बताओ स्मॉल एन जहां लिखा था उसको हम क्या लिख सकते हैं? अपॉन 2 पाई आर। तो इसका लुक थोड़ा बदला हुआ नजर आएगा, तो लोग समझते हैं कि ये अलग है वो अलग है। बिल्कुल अलग नहीं है, एक पता है तो उससे दूसरा ला सकते हैं। देखो जरा क्या लुक आ गया, ठीक है। ये भूल जाए, रिकवरी प्लान है, तुम्हें एक ही याद रखना है, सोलेनाइड के भीतर वाला। सोलेनाइड ऊपर बना है, उसका भी लिखी दो, बताएं। हाँ प्रांजल क्या कह रहे हैं? एक मूवी आई थी 100, हॉलीवुड की मूवी थी, डरावनी टाइप की। उसमें जो ऑडियो था ना, भारी आवाज वाला, वही आजकल इसमें आ रहा है। उसमें कातिल ही विक्टिम था। हाँ हाँ, खुद ही अपने आप को विक्टिम दिखा रहा था, बाद में पता चला खुद ही कातिल है। हाँ अब बोले जरा, भूती आवाज बंद कर दी मैंने। बोलो कुछ, हाथ उठा क्या दिखा रहे हो? नहीं आ रही आवाज? माइक ऑन करके बोलना पड़ता है। हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, तुम बोलो क्या कहना चाह रहे हो, क्या कैसे हो गया? नहीं समझ में आया, पता नहीं यार तुम लोग कैसा माइक रखते हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। मेरा स्क्रीन हैंग हो रहा है। गुड।
इसके बाद भी कोई है इसमें? ऑल डन, टॉराइड हो गया, ठीक। सुन पा रहे हैं भाई? अभी कुछ हैंगिंग कम हुआ है क्या? हैंगिंग कम हुआ क्या? हाँ भाई, अभी कुछ दिक्कत है? ठीक। हाँ भाई, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा था मूविंग चार्ज पे फोर्स और करंट कैरिंग वायर पे फोर्स। दूसरा टॉपिक था हमारा कॉइल पर टॉर्क, ठीक है। और अभी हम पिछली क्लासेस से पढ़ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से किस फॉर्मूले के हिसाब से आएगी। करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिज्म होता है तो किस फॉर्मूले के हिसाब से आएगी। अभी हम क्या पिछले दो टॉपिक यानी फोर्स और टॉर्क वाला और नया टॉपिक जो बायो सेवर्ट वाले में हमने फॉर्मूले निकाले हैं, उन दोनों को मर्ज करके एक नई कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बना रहे हैं। क्या बातें करने वाले हैं? फोर्स और टॉर्क। देखिए, फोर्स और टॉर्क गिवन बी के लिए पढ़ रखा है, लेकिन फोर्स और टॉर्क गिवन सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म यानी करंट कैरिंग सोर्स का आई दिया होगा, उसके बारे में बताया होगा, लेकिन बी डायरेक्टली दिया नहीं होगा। हमने क्यू वी बी साइन थीटा ये पढ़ा है कि नहीं? क्यू वी बी साइन थीटा। तो बी क्या होता है वो इस टॉपिक में हमने नए सिरे से सीखा है किसी करंट कैरिंग सिस्टम का। तो अब क्या होगा, एक करंट कैरिंग सिस्टम होगा, उसके बी फॉर्मूले हमें आना चाहिए, बी फॉर्मूले आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि मूविंग चार्ज पे फोर्स का फॉर्मूला क्या है। तो हम इस कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। क्यू वी बी साइन थीटा फॉर्मूला होता था और बी के फॉर्मूले हमने इस टॉपिक में पढ़ लिए। इसी तरह से अगर कोई करंट कैरिंग वायर है उसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? आई एल बी साइन थीटा, और बी के फॉर्मूले हमने यहां नए नए पढ़े। तो यार इस टॉपिक के रिजल्ट को याद रखने की तो बिल्कुल ही कोशिश ना करें, है ना। एक रिजल्ट आखिरी में होगा वो याद रखते हैं लोग, बट बाकी रिजल्ट हम क्यों रखेंगे यार? ये हमें टॉर्क का फॉर्मूला पता है, उसमें इतने सारे टर्म है, ऊपर से बी अलग अलग स्ट्रक्चर के सोर्स की वजह से होगा, अलग अलग करंट कैरिंग सोर्स की वजह से होगा, तो हम कहां तक याद रख पाएंगे? तो फिर से वही बात है कि यहां से चीजें मल्टीप्लाई होने वाली हैं, इसलिए हमें ये सीधे समझ में आना चाहिए। क्या टॉपिक का कोर आइडिया तो समझ में आ ही गया इतनी देर में कि बी का अपना एक फॉर्मूला है डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सोर्स क्या है उसके हिसाब से बी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग तुरंत सीधे क्वेश्चंस में आते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया है क्या? चलो यही करते हैं। एक क्यू चार्ज v स्पीड से, q का चार्ज v स्पीड से इस सोलेनाइड जो कि I का करंट कैरिंग सोलेनाइड है और n इसका क्या है? टर्न पर यूनिट लेंथ, ये दिया है, ठीक है। तो इस सोलेनाइड की एक्सिस पर रखा है, ठीक है। क्या क्या रखा है? एक चार्ज है, एक L लेंथ का वायर है और एक लूप है जिसके अंदर I2 करंट है।
तो इनमें हमें ये सारी चीजें लिखना है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। तो चलो एक एक करके बता दे। बताओ फोर्स क्या आएगा? Q V B साइन थीटा। तो बता इस सोलेनाइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कहां की तरफ होती है? अलोंग द एक्सिस। ऐसे होती कि नहीं? एक्सिस के अलोंग। और चार्ज जो चल रहा है एक्सिस को क्रॉस कर रहा है परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो यहां 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और B कितना होता है सोलेनाइड का? दैट्स इट, क्वेश्चन का आंसर आ गया, म्यू नॉट एन आई। कितने लोग लगता है हम ये फॉर्मूला रट के जाएंगे? नहीं ना यार, बना लिया हम लोगों ने दो फॉर्मूले के कॉम्बिनेशन से। बता फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर कितना होगा? कितना लिख पाएंगे? टॉर्क ऑन द कॉइल क्या होगा? लिख ही लो यार, अपने शुभ हाथों से लिखो। फोर्स हो जाएगा I2L B साइन थीटा। थीटा कितना? थीटा कितना? 90। और B की जगह म्यू नॉट I बाई, ओके, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप एन आई ए बी साइन थीटा। चलो एक एक करके बताएं। एरिया कितना? ओके, इसका रेडियस मैंने स्मॉल आर दे रखा है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। थीटा कितना? 90 डिग्री। म्यू नॉट एन आई। अच्छा 90 कैसे? क्या बताओ, लूप मैंने जिस तरह से रखा है उसका एरिया वेक्टर कहां होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। हाँ ऐसे रखा है, तुम कैसे भी मान लो, इतना तो दिख रहा है ना। अगर ऐसे है तो बाहर होगा तो भी एक्सिस के परपेंडिकुलर है, साइड में टिल्टेड नजर आ रहा है तो ऊपर होगा तो भी एक्सिस के साथ 90 डिग्री पे है। क्या इनके लिए लिख पाएंगे? अब थोड़ा ही सा अंतर है। किस बात का अंतर है? एंगल का अंतर है। इसका भी लिखें और अगले का भी लिखें। हाँ भाई, अगले दो क्वेश्चन करने की कोशिश करें, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ कर लो। चल के बस रही इसका मतलब ये बता रहे ऐसे नीचे, अरे वो तो ऐसे है, मैं लूप की बात कर रही थी। ऐसे रखा हुआ या फिर ऐसे रखा है तो जरूरत है ऐसे बड़ा तुम डायग्राम कैसे बन जाएगा?
अगर हम ऐसा फाइन निकालना फिर तो अगर जब वो वाला तुम लोग ऊपर नीचे मानो ऐसा ऐसा है हाँ भाई, तो फोर्स कितना आएगा? क्यू वी बी साइन थीटा। साइन जीरो थीटा कितना? क्या देखो, या तो मैग्नेटिक फील्ड राइट होगी या तो लेफ्ट होगी। करंट भले हमें नजर नहीं आ रहा है, तो कुल मिला के साइन 0 होगा या 180 होगा। दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा? 0। यहाँ भी क्या आएगा? 0। यहाँ भी क्या आएगा? थीटा 0 है, नहीं आएगा। अरे देखो, इस कॉइल का एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं? जिस तरह से बना है, यार मैंने ऐसे बनाया है टिल्ट करता हुआ, और टिल्ट करते हुए बनाया तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो गया कि नहीं? थीटा कितना हो गया? 0। ये वाला कितने लोगों ने कर लिया है? अरे बस B सोर्स बदल गया है तो B का फार्मूला बदल जाएगा, और क्या। अरे एंगल कहीं भी डालो यार तुम। लास्ट वाले में और विचार करो। सबसे लास्ट वाले नहीं, ए अपनी अकल लगाओ है। तीसरा। अच्छा ठीक है। क्या किया? ठीक, सही तो था, इतना मतलब इतना कैसे? इतना कैसे चल? हाँ हाँ, सही है, सही है। क्या सही निकला? अरे वो मैंने म्यूरॉड एक ही जगह म्यूरॉड लिख दिया था 2 बार। फिर से विचार करें अभी। आप क्या विचार कर रहे और विचार करो। क्यों ये सर्किल किसी को टिल्टेड नजर आ रहा है? इसी प्लेन में नजर आ रहा है? हाँ दिख रहा है साफ साफ। ये सर्किल जो है इसी प्लेन में है, ये कोई टिल्टेड थोड़ी मैंने बनाया है, ऐसा सर्किल है। हाँ भाई, फोर्स आएगा क्यू बी बी, ओके बी अभी लिखेंगे साइन थीटा। तो देखो यार, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां आने वाली है? अंदर आने वाली है। अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है तो एंगल कितना है? 90 डिग्री है। और बी की जगह कितना आएगा? 2 पाई डी। कितने लोगों ने लिख लिया है? ये तो लिखना ही चाहिए, पूरा पैटर्न है। करंट कैरिंग वायर पे फोर्स I2 L B साइन थीटा। बताओ जरा, करंट प्लेन में ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड प्लेन को चीरता हुआ अंदर जा रहा है, अगेन 90 डिग्री है। और यहां क्या आएगा? कितने लोगों ने लिख लिया?
अरे भाई हाथ उठाते रहो बीच बीच में, उससे एक्सरसाइज हो जाती है। तुम लोग थोड़ी जिम जा रहे होगे टाइम बर्बाद करने। मैं तो जाता हूँ, असर हो चाहे ना हो, जाता हूँ ना यार। मैं निकलता हूँ, तुम्हारे पापा को रोज मिलता हूँ आते जाते। हाँ, कई बार मैं कुछ जैसे चाबी भूल गया घर पे, तो मैं दोबारा लौट के जाता हूँ। तो इनके पापा ये देखते हैं कि निकलते 4 बार हैं, जाते ही 1 बार है। हाँ भाई, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप क्या आएगा? Ni2 sin थीटा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ओके, थीटा कितना? 0 या 180 चल जाएगा, लेकिन 0 ही करंट मैंने दिखाया नहीं है ना। अच्छा ओके, करंट मैं ऐसे दिखा रहा हूं। तो इसका एरिया वेक्टर अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, तो एंगल कितना हो गया? 0। या किसी को कंफ्यूजन था 180 लिख सकता था, लेकिन 90 तो नहीं था, यही गलती थी एंगल में। होता क्या है कि जब पैटर्न मिल जाता है ना, पैटर्न, तो लोग झोंक झोंक में गलत कर ही देते हैं। और मैं क्या है कि बहुत खुश होता हूं इस तरह की गलतियां करा के। मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि तुम लोग कितने चौकन्ना हो, इस बात का मुझे पता चल जाता है। क्लियर है भाई? कहां हमसे गलती होती वहां तुम्हें और चौकन्ना रहना है, दैट्स इट। बस गलती कराना तो मेरा हक है। मैं समझा था सर, एरो सर्किल के अंदर जा रहा था तो रेडी। मेरा क्वेश्चन है, ये एक लूप है, एल लेंथ का लूप है, स्क्वायर लूप। इस पर लगने वाला नेट फोर्स, 4 ऑप्शन है, हाथ उठाएंगे लोग। नहीं देखा अभी तक क्वेश्चन? 4 ऑप्शन है ये। इस पर लगने वाला नेट फोर्स ऊपर होगा, हाथ उठाएं। डी वाले हाथ उठाएं। अभी क्यों सोच रहे हो यार? मैंने पूरे 5 मिनट उनसे बात करी है, तुम लोग पता नहीं उसके बाद खुद बात करने बैठ जाते हो। सर बात करे तो हम भी बात करेंगे। हाँ भाई, अब वाले हाथ उठाएं, राइट वाले हाथ उठाएं, राइट हैंडर, राइट आंसर। ओके, राइट वाले हाथ उठाएं, कंफ्यूजन दूर कर लें। राइट, राइट वाले फिर से हाथ उठाएं। नव्या का, वैष्णवी, वैष्णवी गिरी, ये कौन है? शिवानी। लेफ्ट वाले हाथ उठाएं, लेफ्ट। 0 वाले हाथ उठाएं, 0। प्रिंजल 0, प्रिंजल क्या है? अब यार तुम पता नहीं। हाँ डी, लेफ्ट। ओके, कुछ लोग लेफ्ट बोले हैं, कुछ लोग राइट बोले हैं, 0 वाले भी कुछ। 3 तरह के आंसर आए हैं दुनिया में। आप और बोल दे कोई खत्म। अब ज्यादा गंदा था यार, अब तो नहीं होना चाहिए। तो चलो हम लोग अंदाजा लगाते हैं। बता ये करंट कैरिंग वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी कि नहीं? अंदर की तरफ होगी, अंदर जा रही होगी, इसके लिए सही जेंडर नहीं है, अंदर की तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मुझे बताओ करंट, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, अब इसके बारे में सोचना छोड़ दे, इसी की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड आई है। अब सोचते हैं इस वायर को, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स कहां लगेगा? लेफ्ट, लेफ्ट। इस वाले को कहां लगेगा? रूल लगाओ, ये थोड़ी होता है कि एक को लेफ्ट तो दूसरे को राइट। रूल लगाते हैं, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, थप्पड़ कहां आ रहा है? ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। रूल सही से लगाओ। ये हाथ कहां है तुम्हारा? ऐसे क्यों है? ऐसे होना चाहिए, ठीक है। बताओ करंट नीचे है, इधर फोर्स लगेगा, जाएगा नहीं, इधर फोर्स लगेगा, लगेगा। तो कितने लोग समझ गए हैं कि इसका आंसर 0 होगा? ओके, अभी जरा और सोच लें। तो खैर ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल, क्या लेफ्ट वाला राइट वाले से कैंसिल हो रहा होगा? जरा देखने की बात यह है, क्या इधर की मैग्नेटिक फील्ड और इधर की मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी नहीं होगी। दूर जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड का असर, और मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो फोर्स भी
यानी बता इस F1 और F2 में कौन ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, और F2 कम होगा। रही बात इनकी, तो ये दोनों बराबर होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है इसमें, तो जितना जैसा वेरिएशन यहां है वैसा वेरिएशन यहां है, बदलता हुआ माहौल है, तो दोनों के लिए माहौल एक जैसा है ना, तो नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट राइट कैंसिल नहीं होगा। तो कौन ज्यादा है, जहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा वो वाला फोर्स ज्यादा, तो नेट आंसर इसका लेफ्ट आएगा। क्लियर कर ले भाई लोग। तो पहली बात तो यही थी कि लेफ्ट आएगा। क्या अगला क्वेश्चन ये लिखा है कितना आएगा, हाँ ये नेट फोर्स कितना आएगा, वो इतना तो समझ गए हमें किससे किसको घटाना है, F1 माइनस F2 लेफ्ट ना। क्या ये लाइन पूरी करेंगे। अब दो फोर्स के बारे में हमें सोचना है। ठीक, F3 F4 की चिंता नहीं करना है, वो कैंसिल हो रहा है, तो हम केवल F1 F2 की चिंता करेंगे। हाँ भाई F1 कितना, म्यू F1 होता है I L B साइन 90, B कितना, ओके F2 की जगह लिखेंगे I2L B साइन 90, B कितना, यस यहां की मैग्नेटिक फील्ड यहां की दूरी के हिसाब से होगी, और वो आएगा म्यू नॉट आई, ये I1 था, अपॉन 2 पाई D प्लस L। कितने लोग लिख लिया है ये मुझसे पहले, देख लें समझ लें। अच्छा मैंने इतना इंटीग्रेशन वगैरह तुम लोगों को पढ़ाया है, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये जो साइड थी BC साइड या DA साइड इनमें से हम किसी के लिए फोर्स ला सकते हैं क्या, जैसे कोई BC के लिए पूछता कितना फोर्स आएगा, सर एक को D प्लस L करके इंटीग्रेट कर देंगे, अपर लिमिट D प्लस L कर देंगे, ट्राई करने की कोशिश करें, बहुत मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं है, यकीन माने। हम लाने वाले हैं फोर्स ऑन CD, फोर्स ऑन CD पर लगने वाला, एक मिनट, BC पर लगने वाला फोर्स, ठीक है। हम लोग ट्राई करते हैं, ये केवल इसलिए कि शायद कभी इस तरह का क्वेश्चन टकराए और तुम्हारा इंस्टिंक्ट काम कर जाए तो हम कर पाए। ऐसा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने छोटे मोटे इंटीग्रेशन तो किए ही हैं। B से C के लिए अगर मुझे फोर्स लाना हो तो कैसे लाएंगे, तो जब भी कभी कोई ऐसा डिस्कशन होता है, log x के टर्म में आ जाएगा, log x। तो क्या फोर्स ILB होता है, क्या हर DL के लिए I एक जैसा है, लेकिन क्या हर DL के लिए B एक जैसा नहीं है। तो जहां कोई चीज प्रोडक्ट हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट चेंज होने लगे, तो वो काम पहले कैसे किया जाता है, पहले हम छोटा सा फोर्स लाएंगे किसी छोटे से सेगमेंट में, और वो सेगमेंट हम एंगल वेरिएबल से चुनेंगे या लेंथ वेरिएबल से, तो हम यहां से x दूरी के छोटे से चेंज dx लेंथ पर एक छोटा सा फोर्स पहले सोचेंगे क्या होना चाहिए। जब ये सोच पाएंगे तो उसके इंटीग्रेशन से पूरा फोर्स निकल आएगा। x कहां से कहां तक, x की शुरुआत यहां से होगी और कहां एंड होगा, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट पे सारा फोर्स हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। लॉजिक समझ में आया है। चलो इतनी मदद मैंने कर दी है, कुछ स्टेप आगे बढ़ाएं। IL 0 I by 2 pi log D plus L
कई बार क्या है कि आंसर हमें ना 4 ऑप्शन देख के महसूस होने लगेगा कि ये होना चाहिए, या एक लाइन लिखते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आंसर इस लुक में आने वाला है। तो बता, इस छोटे से dx लेंथ पे कितना फोर्स आने वाला है? I, इसका I, लेंथ इसकी b cos 90, सॉरी sin 90, क्या बता रहे? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, dx ऐसे है, तो अंदर और dx के बीच में 90 डिग्री का मामला है, ठीक है। b कितना, बस ये सोचना b कितना, म्यू नॉट I बाई 2 पाई। बता रही यहां पर ये जो छोटा सा वायर हमने कंसीडर किया, इस रीजन की मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन की दूरी पे डिपेंड करेगा, तो कितना होगा? म्यू नॉट I बाई 2 पाई एक्स। अब देखो यार, ये इंटीग्रल लुक बन गया, हर dx के साथ यही चीज तो चेंज हो रही है, बाकी सब एक जैसा है। तो पूरा फोर्स लाने के लिए हम क्या करेंगे? सब कुछ बाहर निकाल लेंगे, I2 म्यू नॉट I1 2 पाई सब बाहर, 1 बाई एक्स dx अंदर आएगा। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, और लिमिट कहां से कहां तक? क्या कुछ जाना पहचाना लग रहा है? ऐसी बातें फिजिक्स में कभी कभी टकरा ही जाती हैं। तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई log x इसका इंटीग्रेशन होगा, log बेस ई एक्स, ln x भी लिखते, और लिमिट होगी d से लगा के d प्लस। तो एक बार log d प्लस एक्स l आएगा और एक बार माइनस log d आएगा, और जब log समथिंग माइनस log समथिंग हो तो वो समथिंग समथिंग डिवाइड में आ जाता है, ये बात सबको पता होना चाहिए। तो b का जो आंसर आने वाला है मैं यहां लिख देता हूं, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई ln d प्लस l बाई d, ये आंसर आने वाला है। रेयर डिस्कशन है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। ये CD वायर पे हमने CD पोर्शन तो ये था, BC पोर्शन पे हमने फोर्स ला दिया है। डन, कोई दिक्कत है? ओके, कोई दिक्कत है? देखो यार, ये एक इनफाइनाइट वायर है जिससे डी दूरी पे एक और इनफाइनाइट वायर रखा है, इस इनफाइनाइट वायर के पैरेलल एक और इनफाइनाइट वायर रखा है, ठीक है। तो अब यार पूरे इनफाइनाइट वायर पे कोई फोर्स पूछे तो वो तो फोर्स ही इनफाइनाइट आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि I2 के L लेंथ पर, I2 के L लेंथ पर कितना फोर्स आएगा, क्योंकि I2 I1 की मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा है। I2 किसकी मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा है? I1 की। और I1 किसके मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा है? I2 की। ये ध्यान रखना, जब भी हम मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं तो उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेते हैं, दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं उस पर, और फिर ILB लगाते हैं। ये बात पता होना चाहिए, इतनी देर से हम यही कर रहे हैं, उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सोचते हैं। तो इसको फोर्स महसूस करना, ये फोर्स महसूस कर रहा है किसकी मैग्नेटिक फील्ड में? उसकी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो महसूस करेगा। वही चीजें मैंने पूछी, पहले मैंने सेकंड वायर पे फोर्स पूछा है फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, और फिर पूछा है फर्स्ट पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। जरा कोशिश करें, अपने स्टेप पूरे करें, यहां तक पहुंचे। F2 पर 1 की वजह से, 1 पर 2 की वजह से। अपने आप से करेंगे तो सब कुछ कनेक्टेड लगेगा, ये बिल्कुल ही टॉपिक अलग नहीं लगेगा। ठीक ठीक, स्टेप पूरे करें। क्या है फॉर्मूला, क्या है फोर्स का? I L, L मैंने L लिया है,
बी साइन थीटा। थीटा कितना? ओके क्या पता इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होने वाली है कि नहीं है? इनसाइड। देखो यार करंट ऊपर अंदर, और करंट ऊपर है प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड भीतर है, तो एंगल कितना है? 90। और बी की जगह क्या आएगा? I1/2πd। कितने लोग आ गया है? कितने लोगों ने लिख लिया है? मतलब ये एकदम बिल्कुल बस चेक करना है कि तुम अभी तक हवा में तो नहीं हो। डन। दूसरा वाला क्या आएगा? I1L नहीं। अच्छा बता, इस वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ठीक, हाँ भाई, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी? बाहर आएगी यार, नहीं? तो यार वायर करंट ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो एंगल अभी भी 90 डिग्री है। और बी की जगह क्या लिख दूं? म्यू नॉट, नहीं कोई दिक्कत है? देखो यार ये जो आंसर आया है मैं थोड़ा लिख देता हूं, दोनों ही आंसर एक जैसे हैं, म्यू नॉट I1I2/2πd इंटू एल। ये भी क्या है? म्यू नॉट I1I2/2πd इंटू एल। बात क्लियर है? एक चीज बहुत फैशन में है, यहां फोर्स का आंसर पर यूनिट लेंथ के लिए पूछा जाता है। ये फोर्स का आंसर है जो किसमें होगा? न्यूटन में। किसमें होगा? न्यूटन में। लेकिन अगर तो कोई तुमसे पूछा है फोर्स पर यूनिट लेंथ बताओ, किसी में भी पर यूनिट लेंथ पूछा जाए, तो तुम क्या कर दोगे यार? फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब क्या? F/L पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट I1I2/2πd। ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है। दो करंट कैरिंग वायर में आपस में लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है? म्यू नॉट I1I2/2πd। फेमस क्यों है अभी मैं बताऊंगा। पहले तो ये फॉर्मूला है, ये सबको हजम होना चाहिए। इसकी वजह से इस पर और इसकी वजह से इस पर दोनों में लगने वाला फोर्स एक जैसा है। बात क्लियर भाई? दोनों एक जैसा। अच्छा इस पे सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि एक जैसा क्यों है, क्योंकि यार ये म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स हमेशा न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से होता है कि नहीं? अच्छा एक और बात जरा गौर करो, अगर कोई तुमसे पूछे I2 वाले में डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां होगी? करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहां आएगा? लेफ्ट। दूसरे वाले में हम गारंटी से कह सकते हैं कि राइट होगा, चाहे चेक कर लो। कैसे चेक करोगे? मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, करंट ऊपर है, फोर्स कहां आएगा? लेफ्ट। क्यों गारंटी से मैं क्यों कह रहा था? क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से होना चाहिए, एक में लेफ्ट है तो दूसरे में राइट होगा। नहीं, अब कुछ लोग इसको ऐसे याद रखते हैं, सेम डायरेक्शन में जब करंट होता है तो फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव, है ना? ये सेम डायरेक्शन में है, तो कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव। तो अब तुम यार ये शो कर सकते हो कि अपोजिट डायरेक्शन में भी यही आंसर आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि आंसर सेम आएगा। लेकिन इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी। ओके, इसको फोर्स राइट आएगा तो इसको कहां आएगा? लेफ्ट। तुम चेक कर सकते हो कि इस बार रिपल्सिव होगा। अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, अपोजिट डायरेक्शन करंट, ये ना चार्ज वाले से नेचर से अपोजिट उल्टा है थोड़ा सा। हम लोग कहते हैं सेम चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स होता है, यहां सेम डायरेक्शन करंट पे अट्रैक्टिव है, अपोजिट डायरेक्शन करंट में रिपल्सिव। अपोजिट डायरेक्शन करंट में कैसा फोर्स है? रिपल्सिव। ठीक है, अब एक राइट तो एक लेफ्ट, यहां भी है न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से। किसी को कोई दिक्कत है इस पे? कोई परेशानी नहीं? मैं बता रहा था कि ये फॉर्मूला इतना फेमस क्यों है, इसलिए है कि एम्पियर की जो डेफिनेशन बनाई गई है, शायद मैग्नेटिक फील्ड उल्टी हो गई, क्योंकि अगर हम I1 से देखेंगे तो 2 फिर इधर ही आ जाएगा ना, इधर भी ऐसे ही आएगा, दोनों अंदर आएंगे। अब ठीक है, देखो राइट, इसमें कहां है? राइट। जो एम्पियर की डेफिनेशन है, तुम्हें पता है एम्पियर की डेफिनेशन क्या है? कि दो वायर अगर 1 मीटर के गैप में है
1 मीटर के गैप में हैं और उनमें लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन है। ठीक है, देखो जरा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैं क्या कह रहा हूं, ये करंट 1 एम्पियर है, ये करंट 1 एम्पियर है अगर, और इनके बीच का फासला 1 मीटर है, तो उन पे लगने वाला फोर्स 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन होता है, तो करंट 1 एम्पियर होता है। 2 इंटू 10 की पावर -7 होता है तो करंट 1 एम्पियर होता है। ये बात तुम शो कर सकते हो। देखो जरा, फोर्स पर यूनिट लेंथ को मैं क्या लिखने वाला हूं, 2 इंटू 10 की पावर -7। म्यू नॉट क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 2 पाई, है ना। I1 I2 हो गया I स्क्वायर, ठीक है, D कितना है 1, तो तुम देखो यार ये सब कट जाएगा, 4 पाई कट गया, ये कट गया, तो I स्क्वायर क्या आ गया 1, तो I कितना आ गया 1। तो एक्चुअली में करंट की डेफिनेशन ये बनाई, एम्पियर की डेफिनेशन बनाई गई थी। दो वायर में जब करंट होता है तो वो फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स इजीली अवेलेबल चीज थी उस समय, फोर्स का मेजरमेंट आसान था, तो फोर्स के आधार पे करंट की गणना की। उस समय शायद लोग जानते भी नहीं थे कि करंट होता क्या है, आई मीन करंट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, शायद वो नहीं जानते थे, बट ये जानते थे कोई चीज इसके अंदर है जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एम्पियर की डेफिनेशन बना दी गई थी। बात क्लियर है। एम्पियर की डेफिनेशन क्या है कि अगर दो वायर में 1 एम्पियर करंट है तो फोर्स 2 इंटू 10 टू पावर -7 होगा, या फोर्स 2 इंटू 10 टू पावर -7 है तो करंट 1 एम्पियर होगा। बात क्लियर है। ये 1 एम्पियर का करंट तब होगा जब दोनों में लगने वाला फोर्स इतना होगा। ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन के तौर पे यूज किया गया है। क्लियर है भाई लोग। हटा दे भाई लोग। अच्छी बात यह है कि 2 साल से अर्थ मैग्नेटिज्म सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो ये हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाईली कंफ्यूजिंग टॉपिक है लोगों के लिए, बहुत विजुअलाइजेशन चाहिए, तो इससे हम छुटकारा पा चुके हैं। अब 2 चीजें पढ़ना है हम लोगों को, एक तो बार मैग्नेट के बारे में जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, अगले 1 घंटे में खत्म भी हो जाएगा, और दूसरा दाया, पैरा और फेरो, ससेप्टेबिलिटी, क्यूरी लॉ वगैरह, वही सब इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, यानी देखा जाए तो ये अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक ब्लॉक बना दें जिसको हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं, तो वो उसके आसपास का माहौल समझना, वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं 2 बार मैग्नेट, वो सब हमें समझना है यहाँ, और उस मटेरियल के भीतर क्या है वो समझना है हमें यहाँ। ऐसे समझा यार कि जिस मटेरियल से वो
बना है उसकी बातें हम यहां करेंगे, है ना, कि क्या अंदर चल रहा है बेसिकली फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। और दूसरी बात कि अगर वो हमने ब्लॉक बना दिया है तो वो दूसरे ब्लॉक के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है, वो डिस्कशन हमें कहां करना है, यहां पर। ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री करने वाले हैं बार मैग्नेट। बार का शराब से कोई लेन देना नहीं, केवल नाम है बस। बार का रॉड जैसे नहीं, रॉड जैसी चीज को हम लोग बार कह देते हैं, वो है। ये कुछ चीजें हैं जो बचपन में हम लोगों ने देखी हैं, देख के कुछ याद आ रहा है? ये कंपास नीडल है, अब तो फोन में उसका ऐप भी आता है, खुला है कभी? पड़ा रहता है अंदर, कोई खोलता ही नहीं पूरे समय पे, मोबाइल के अंदर ही पड़ा रहता है। किसी ने कभी यूज किया है इसको? कितना लोगों ने यूज किया है? किस लिए? ये अर्थ के मैग्नेटिज्म को बताता है। तो इसकी नीडल में क्या फीचर होता है कि अगर किसी खास डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये अपनी सुई को उसी के अलोंग अलाइन कर देगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाए तो देखो सुई उसकी इसके अलोंग अलाइन हो गई। बेसिकली ये मैग्नेटिक नीडल टॉर्क महसूस करती है, किसमें? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। और हमेशा नीडल अपने आप को कहां अलाइन करना चाहती है? एक्चुअली में ये नीडल बार मैग्नेट से बनी है, तो बार मैग्नेट का ये फीचर है कि वो हमेशा अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखना चाहता है, तो ये नीडल भी अपने आप को अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करना चाहती है ना। इसका जो नॉर्थ है वो हमेशा एरो के अलोंग होता है, ऐसा है ना। तो अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, उसका प्रेजेंस ये बता सकता है, और किस डायरेक्शन में है उसके बारे में बता सकता है। तो अगर हम ये देखना चाहें तो देखो यार, ये एक हमारे स्कूल वाला बार मैग्नेट है, देखा है? कितने लोगों ने स्कूल के अंदर देखा है? देखा है? चलो अच्छी बात है। बाकी लोग लैब नहीं गए? बचपन से ही सपना था नीट की तैयारी करना, नहीं गए? स्कूल नहीं गई? अरे कभी जाओ लैब वैब देख के आओ, स्कूल की लैब, वहां कबूतर पाए जाते हैं अक्सर, कोई जाता है नहीं, गंदगी फैलाते हैं कबूतर। तो देखो यार, एक नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट में, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो ये बात पता कैसे चले कि यहाँ नॉर्थ पोल है? अगर तुम यहाँ बार मैग्नेट रखोगे तो उसमें तुरंत हरकत होना शुरू हो जाएगी। तो बार मैग्नेट अगर तुम यहां रखोगे तो एरो ऐसे होगा, है ना, यहां रखोगे तो एरो ऐसे होगा, फिर हम दूर जाते जाएंगे तो एरो थोड़ा थोड़ा टिल्ट होता जाएगा, ऐसा, है ना। ये तो हमें पता चल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कैसे है। तो ये देखो यार, रख रख के देखो, नॉर्थ साउथ अलाइन कर करके सारे डॉट रखे जाते हैं। एक बोर्ड पे हम लोग बार मैग्नेट रखते हैं, फिर उसका एक घेरा बना देते हैं, फिर जगह जगह नीडल रख के एक बार शुरू करेंगे तो एंड तक उसी नीडल को घुमाते हैं। ये सब पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, लैब वाला असिस्टेंट बताता है, टीचर तो कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाते ये सब समझाने में, लैब असिस्टेंट ही इसमें मदद करता है, लैब की चीजों पे टीचर भी बताते थे। हमारे यहाँ लैब असिस्टेंट जो था वो फोटोग्राफर था, ऑफिस का वही था। मैं सीएमएस में एक्सटेंशन में जाता था, वहां पे हम लोगों का फिटजी की तरफ से टाई अप प्रोग्राम होता था, तो मैं वहां देखता था कि टीचर कई बार बताने की कोशिश करता था, वो भूल जाता था, फिर लैब असिस्टेंट को बुलाता था, बताता इसको सेटअप करके दिखाओ। खैर टीचर को तो फिर भी काफी कुछ पता था, मुझे एक्चुअली कुछ नहीं पता था। भाई मैंने हमेशा थ्योरेटिकली पढ़ाया है, मैंने लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं कराया, तो मैं उसी को देख देख के समझ में आया कि अच्छा ये सब होता है एक्चुअली, मैं तो पढ़ाया करता था, ये तो सही में देखने को मिल रहा है। तो वहां मैंने ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं, जितना सीएमएस एक्सटेंशन में मैंने किए हैं टीचर बनने के बाद, उतना मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं किए थे। तो ये सब किया मैंने वहां पे, एक बार देखा बच्चों का, देखा तो खुद करके देखा, फिर उनको बताया सीख के। तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसकी आसपास का माहौल ऐसा होता है। ये माहौल बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसे एक प्लस माइनस चार्ज का माहौल हो, है ना, लेकिन एक अंतर है कि प्लस में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती थी और माइनस में समा जाती थी, है ना। यहां अगर टेस्ट चार्ज रखें तो रिपेल करता था, ऐसा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हम बना सकते हैं। लेकिन इस वायर के इस चार्ज के भीतर अगर ये कंडक्टर है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी,
इंसुलेटर तो थोड़ा बहुत होगी, कंडक्टर तो नहीं होगी। लेकिन यहां बार मैग्नेट के भीतर हम वैसे तो नीडल नहीं रख सकते, तो ऊपर ऊपर रख के देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि इसके इधर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, मटेरियल के भीतर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, भले यहां बनाई नहीं गई है। ये बात क्लियर कर लें, ये भी एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन दिए हैं कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक में नहीं बनाई, एक में बना दी है। तो लोगों के दिमाग में क्या होता है, लैब में हम लोग जब बनाते हैं तो इधर उधर का माहौल तो देखने को मिलता है, इधर कहां से देखने को मिले, इसके भीतर थोड़ी हम नीडल ले जा सकते हैं, कंपास बॉक्स, ये कंपास नीडल। तो उस चक्कर में हम लोगों के दिमाग बन जाता है बस बाहर बाहर होती है, ऐसा नहीं, इसमें भीतर भी मैग्नेटिक फील्ड का असर होता है। बात क्लियर है? तो ये हम लोगों ने कंपास नीडल के बारे में थोड़ा सा जान लिया है। कंपास नीडल एक बार मैग्नेट जैसा है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या महसूस करता है, टॉर्क महसूस करता है, तो अपने आप को अलाइन करता है। लेकिन एक चीज है, हम लोगों को हमेशा कंपास नीडल को ऐसे रखना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग घूम पाए। ऐसे नहीं रख देना कि वो घूमने की कोशिश करे, घूम ही ना पाए। जैसे मैं इस कंपास नीडल को लेके ऐसे रख दूं, ऐसे, नीडल तो हमारे प्लेन में है, ये हमारी नीडल है, या देखो ये नीडल है, अभी ऐसे प्लेन में है और अभी प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो नीडल कहां जाना चाहती है, यहां, तो उसको लिए उसको एक्सिस तोड़ना पड़ेगा, उसके अंदर कील होगी ना, तो उस कील को तोड़ेगा तभी तो ऐसे जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन, हम कभी भी कंपास नीडल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं रखते हैं। कंपास नीडल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन अगर सेम है, भले एरो मैच करे ना करे, मान लिया नीडल अभी यहां थी और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कोई बात नहीं, घूम तो सकता है ना वहां। यानी जो प्लेन होता है ना कंपास बॉक्स का, उसी के अलोंग हमारा इंडिकेटर घूम सकता है, प्लेन के अलोंग घूम सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और उसका प्लेन हमेशा अलाइंड होना चाहिए। अगर तुम उसके परपेंडिकुलर रख दोगे तो नीडल कहां घूमेगी कहां रहेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन यहां रखोगे प्लेन में, जहां वो मैग्नेटिक नीडल घूम पाए, तब पक्के तौर पे कहां मिलेगी, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये थोड़ा सा कैसे रखना है ये भी हमें समझ में आना चाहिए, है ना। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कंपास नीडल है तो ये रोटेट नहीं करेगी, रैंडमली कहीं भी जाके रुक जाएगी, उसका कोई भरोसा नहीं होगा। ये सारी बातें मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई हैं। क्या ये लिखा नहीं है उसमें? अच्छा, नहीं, मैग्नेटिज्म का मॉड्यूल अपडेट करना पड़ेगा। पीछे जगह बची होगी ना, पीछे वाले पन्ने को यूज करो। कहीं भी लिख लो यार। डन, नोट कर लिया भाई। A bar magnet experience torque in external magnetic field। ये टॉर्क लिखा था, पता नहीं क्वाइल कैसे हो गया। नोट कर लिया भाई लोग। डन। एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने अभी दिखाई, कैसे होती हैं यार, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ
में समा जाती हैं। अगर हम किसी एक लाइन के पीछे पीछे जाएं तो घेरा कंप्लीट होता है, लगभग ये बिहेवियर। ठीक है, एक करंट कैरिंग कॉइल जिसमें बहुत सारे टर्न हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या इसी नेचर की होती थी कि नहीं? देखो, एक एंड से निकलती थी, और इसका भी अगर कोई आगे बढ़ के घेरा कंप्लीट करे तो इसका भी घेरा कंप्लीट होगा। यानी बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू कॉइल, ऐसा देखा जाता है। जिस अंदाज में इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम, या देखो लाइनें बहुत कुछ मैसेज देती हैं, क्या लाइनें कम हैं, ज्यादा हैं, पास पास हैं या दूर दूर हैं, इसी हिसाब से तो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है। तो हम एक बात समझ सकते हैं कि कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन वो एक जैसा होता है। देख के समझ में आ रहा है, और मैथमेटिकली वेरीफाइड है कि जिस अंदाज में यहां का मैग्नेटिक फील्ड कम या ज्यादा होता है, उसी अंदाज में इसका भी मैग्नेटिक फील्ड कम या ज्यादा होता है। यानी सेंटर से x दूरी पे अगर हम इसका मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला जानते हैं तो इसका भी बना सकते हैं। तो कम से कम लॉन्ग डिस्टेंस पे हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है हमने? x वेरी वेरी ग्रेटर देन r के लिए, या x वेरी वेरी ग्रेटर देन r के लिए b का फॉर्मूला हमने क्या देखा है, किसी को याद है? ओके, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस माइनस, उसके सेंटर से x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला kp बाई k इंटू 2p बाई r क्यूब या x क्यूब, ये पढ़ा है कि नहीं? इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो इस कॉइल की एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं, बल्कि प्रॉपर डेराइव करके, हमने डेराइव नहीं किया था, डेरिवेशन के बाद हमने अप्रोक्सीमेशन लगा के ये लाया है कि आंसर आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो कि k की जगह आ गया 2 म्यू अपॉन x क्यूब। आया था कि नहीं? तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी नेचर की होती हैं, देखो यार ऐसी तो होती हैं, यानी इन लाइन का वेरिएशन जैसा है वैसे इन लाइन का तो फॉर्मूले का लुक एक जैसा नजर आ रहा है, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग क्वांटिटी है तो p से रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड अलग क्वांटिटी है तो वो म्यू से रिलेटेड है। ऑब्वियसली यार मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला यूनिट की चीज है, तो लुक एक जैसा है, वेरिएशन एक जैसा। देखो यार x के साथ q वहां भी है, दूरी के साथ फील्ड वेरिएशन एक जैसा है, बट क्वांटिटी अलग है तो अलग चीजों से रिलेटेड है। म्यू का फर्दर फॉर्मूला NIA होता था, या इसकी यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर होती थी, नहीं? इसका फर्दर फॉर्मूला भी हमने पढ़ा ही है। बता, अच्छा एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम नया नया बना रहे हैं, कैसा होना चाहिए? इसमें भी x क्यूब होना चाहिए कि नहीं? और क्योंकि ये टेस्ला यूनिट की चीज है, पूरे मैग्नेटिज्म में कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ रहा है, तो यहां भी आना चाहिए। तो अब यार यहां बचा 2 और म्यू, तो म्यू ना लिख के मैं यहां क्या लिख दे रहा हूं m। लेकिन एक बात पक्की है, जब इसकी यूनिट सब सेम है तो क्या m और म्यू की यूनिट क्या अलग होगी क्या? अगर म्यू की यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर होती थी तो m की यूनिट भी क्या होगी? एम्पियर। ये अभी अभी न्यूली डिफाइंड टर्म है जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, क्या देना चाहिए, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। म्यू का देखो यार, p का नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, म्यू का नाम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल था, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, दैट्स इट। हमने एक नया टर्म डिफाइन किया है, वो किस यूनिट का हमें पहले से अंदाजा था, उसका लुक कैसा होगा पहले से अंदाजा था, नाम क्या होना चाहिए ये भी हमने खुद ही डिसाइड किया है। कैपिटल M का नाम होना चाहिए मैग्नेटिक। अच्छा, कई जगह तो मैग्नेट इसका नाम म्यू ही लिखा रहता है, म्यू ही लिखा रहता है, मैंने थोड़ा सा अंतर कर दिया है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना यार, बार मैग्नेट। हाँ एक दिक्कत है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उस दिक्कत के बारे में। कम से कम एक फॉर्मूला सबको, कुल मिला के यार ये तीनों चीजें कितनी एनालॉगस हैं, वो और ये एनालॉगस है, ये और ये तो बिल्कुल सेम ही है, इसमें एनालॉगस भी नहीं बोलना चाहिए, सब कुछ एक जैसा है, बस एक चीज का अंतर है। क्या बताओ म्यू का फर्दर फॉर्मूला क्या होता था? NIA, जहां I करंट, A एरिया, N नंबर ऑफ टर्न होता था। क्या इसका फर्दर फॉर्मूला NIA नहीं हो सकता? क्योंकि ये कोई करंट कैरिंग सिस्टम थोड़ी है, तो करंट का क्या मतलब, एरिया, ऐसा कोई विजुअलाइजेशन हम नहीं ला पाएंगे। चलो, तो इसका M क्या लिखें, इसको लेके साइंटिस्ट ने आपस में चर्चा करी होगी कि यार वो तो नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें करंट का क्या मीनिंग है, यहां करंट है ही नहीं,
ये तो एक मटेरियल का बना हुआ ब्लॉक है, उसके भीतर करंट थोड़ी है, ठीक है। तो m का फर्दर फॉर्मूला क्या बनाया जाए, तो लोगों की नजर यहां से उठ के कहां गई, वहां। p का फॉर्मूला क्या था, बीच का गैप 12, बीच का गैप इंटू क्यू होता था। तो किसी के दिमाग में आया हम इसका फॉर्मूला ऐसे ही लिखते हैं यार, इसका बीच का गैप 12 लिख देते हैं और एक नया नाम डिफाइन करते हैं। जैसे वहां Q चार्ज की वैल्यू को डिनोट करता था, स्मॉल m भी चार्ज जैसे एक पोल की वैल्यू को डिनोट करेगा। इसका नाम रखा गया m को पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहां से ना मिला के उधर से मिला दिया गया। ये सब चीजें डिफाइन करी गई फॉर अ पर्पस। अभी धीरे धीरे पूरा पर्पस हमें समझ में आएगा। ये तीन चीजें समझ में आना चाहिए। अब इतना मैच करा दिया है मैंने एक्सियल पोजीशन पे, तो क्या तुम समझ पा रहे हो, अगर एक्सियल पोजीशन मैच कर गया है तो इक्वेटोरियल पोजीशन भी मैच करता होगा। बताओ इसका इक्वेटोरियल ई का फॉर्मूला क्या था, Kp बाई, तो इसका भी Kmu अपॉन एक्स क्यूब होगा, तो इसका भी Km बाई एक्स क्यूब होगा। बिल्कुल मैच करना ही चाहिए, सब कुछ तो मैच करा दिया यार। क्या ये फॉर्मूला हमने डेराइव किया था क्यू की मदद से, यहां पोल स्ट्रेंथ की मदद से हम डेराइव करेंगे, तो ये या ये सब कुछ लाया जा सकता है। चलो उसकी बात हम लोग करेंगे। थोड़ा और बात हम लोग बार मैग्नेट की कर लेते हैं। एक बार मैग्नेट ये मिलता जुलता इसके आया, तो किसी ने सोचा यार तोड़ के देखे करंट है तो नहीं सही में। तो हम बार मैग्नेट को जब तोड़ते हैं तो उसके अंदर कोई करंट कैरिंग वायर नहीं निकलता है, तो ये पक्का हो गया कि यार NIA तो नहीं लिख सकते। खैर तोड़ने के बाद देखा जाता है कि जब हम बार मैग्नेट को ऐसे तोड़ते हैं तो ये उसी पोल स्ट्रेंथ के दो मैग्नेट में टूट जाता है, उसी पोल स्ट्रेंथ के दो मैग्नेट में टूट जाता है। तो पोल स्ट्रेंथ तो वही रही, क्या मैं पूछूं इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M वही रहा या बदल गया, आधा हो जाए। पहले m इंटू बीच का गैप 12 था, लेकिन अब m इंटू बीच का गैप L हो जाएगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, m/2 हो गया। अगर इसका m था तो इसका कितना हो गया, m/, 4 टुकड़े कर दें तो क्या हो जाएगा, m/4, m/4। यानी एक बार मैग्नेट को तोड़ने पे लोगों को यह अंदाजा था कि पोल्स अलग अलग हो जाएंगे, तो पोल्स अलग अलग नहीं होते हैं, नए पोल आ जाते हैं। यानी चार्ज से ये कुछ अलग है। क्या बताओ इसको तोड़ के कोई अलग अलग कर दे तो क्या चार चार्ज बन जाएंगे क्या, यहां चार बन गए हैं। देखो पहले दो पोल थे, अब तो मैग्नेट का बिहेवियर थोड़ा अलग है, मतलब वो ऐसा तो नहीं है। इतना बात हमें तोड़ने के बाद पता चलता है, मैग्नेटिक मोमेंट जितने टुकड़े करोगे उतना आधा हो जाएगा। खैर ये टुकड़े करने वाली बात को हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे थोड़ी देर बाद। हम लोग और आगे आ जाते हैं, इस पे हम लोग आएंगे वापस। अभी हमने ऐसे टुकड़ा किया है, अभी हम ऐसे टुकड़ा करेंगे, ठीक है। चलो हम लोगों को एक चीज तो इतनी देर में समझ में आ गई है, कम से कम पहली लाइन, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का लुक, कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फार्मूला, ये तीनों बिल्कुल एनालॉगस हैं, बल्कि ये दोनों तो बिल्कुल सेम ही है। बस कहां दिक्कत आ रही, इसके म्यू का फर्दर फार्मूला NIA होता था, इसका M का फर्दर फार्मूला उससे हम मैच नहीं करा पाए हैं, तो हमने उससे मैच करा दिया और जबरदस्ती एक नाम डिफाइन किया पोल स्ट्रेंथ, जो चार्ज जैसी चीज है। मतलब साइंटिस्ट ने क्या इमेजिन किया कि बार मैग्नेट के इस कोने और इस कोने में एक पोल होता है जैसे चार्ज होता है, और उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है। तो जैसे Q इंटू बीच का गैप वहां होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इसका नाम क्या रख दिया गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको इतना मैच कराने की वजह केवल इतनी नहीं थी यार कि हमें बस फॉर्मूला मैच कराना है, बहुत कुछ और भी मैच कर रहा था। क्या क्या मैच कर रहा था वही मैं यहां बताने वाला हूं। क्या बताओ जैसे दो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम ले लें और पॉजिटिव के पास पॉजिटिव रख दें तो क्या लगता है, रिपेल करेगा। पॉजिटिव निगेटिव के पास रख दें तो, यही बात बार मैग्नेट में देखी जाती है कि अगर एक जैसे पोल सामने सामने ला दें तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट ला दें तो। इसका मतलब यार केवल फील्ड वाइज चीजें मैच नहीं कर रही हैं, फोर्स वाइज भी चीजें
मैच कर रही हैं और टॉर्क वाइज भी मैच करा चुके हैं हम। नहीं, अच्छा बताओ, क्या बताओ, ऐसी कोई कॉइल का एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे होता था तो उसका टॉर्क म्यू बी साइन थीटा होता था, तो यहां क्या होता था, पी साइन थीटा। क्या इसकी पोटेंशियल जी माइनस म्यू बी कॉस थीटा होती थी, तो यहां क्या होती थी, थोड़ा बहुत ही बहुत कुछ मैच कर रहा है। अच्छा बताओ, जब कॉइल और ये मैच कर गया तो बार मैग्नेट में भी ये बात कर सकते हैं कि बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट अगर थीटा एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड है तो वो टॉर्क महसूस करेगा और बार मैग्नेट अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा, किस टॉर्क से, तो यार वहां म्यू बी साइन थीटा था तो यहां एम बी साइन थीटा आएगा। पोटेंशियल जी वहां माइनस म्यू बी कॉस थीटा थी तो यहां, ये सब कुछ हूबहू मैच कर रहा था, एनालॉगी थी इसके और इसमें भी, और ये तो बिल्कुल सेम ही लिखा जा रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो एक एनालॉगी और बनाई गई, क्या बता, अच्छा दो चार्ज Q1 और Q2 अगर आसपास रखे हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होता था, ये होता था कि नहीं यार, इलेक्ट्रो वाले पूरे टॉपिक का कांस्टेंट 1/4πε0 होता था और मैग्नेटिक वाले टॉपिक का, यहां ये बातें नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वाइल क्वाइल में पोल जैसी कोई बात नहीं हो सकती, ना उनके बीच में लेंथ की बात होती। तो यहां हम क्या बातें कर सकते हैं कि अगर एक नॉर्थ पोल यहां है M1 पोल स्ट्रेंथ का, यहां एक नॉर्थ पोल है M2 पोल स्ट्रेंथ का, कोई पूछे इन दोनों में आपस में क्या फोर्स लगेगा, तो वहां 1/4πε0 था, यहां μ0/4π, वहां Q1 Q2/r² था, यहां होना चाहिए, और ये वेरीफाई किया गया कि हो रहा है, इसीलिए M को डिफाइन किया गया है। M मल्टीपर्पज काम आ रहा है, वहां फील्ड के और यहां फोर्स के काम आ रहा है। लेकिन एक समस्या है, क्या दो Q1 Q2 अलग से, केवल दो Q1 Q2 अलग से इकट्ठा करना, आसपास लाना पॉसिबल है, लेकिन दो पोल अगल बगल लाना अलग से, मतलब दोनों जुड़े नहीं है, लाना पॉसिबल, देखा जाए तो यहां आसपास दो नहीं 4 पोल होंगे, तो क्या ये फोर्स सबका मिला के नेट है या दो के बीच में है, ये दो के बीच में है, कि अगर कोई इनमें पूछे तो ये फोर्स होगा। लेकिन अगर सबकी बात कंसीडर कर लें तो भैया अगर कोई पूछे इस बार मैग्नेट पे बाकी इन दोनों का क्या असर, अच्छा इन दोनों का आपस का असर कोई कंसीडर करता भी तो उससे कुछ निकलेगा नहीं, क्यों, ये इसको लगाएगा ये इसको लगाएगा, तो उसकी डिस्कशन ना ही करो, नेट कितना होगा इस पे, और हम इनको अलग कर नहीं सकते हैं तो इनका डिस्कशन कभी पिक्चर में। तो अगर कोई कहे कि यार इस बार मैग्नेट ने इस बार मैग्नेट को क्या फोर्स दिया, तो पता है कितने टर्म आएंगे, ये M1 इसको भगाएगा इसको अट्रैक्ट करेगा, दो टर्म हो गए, ये माइनस M1 इसको बुलाएगा इसको भगाएगा, 4 टर्म हो गए, यानी इसने इसको 4 फोर्स दिए, उसका जो नेट आएगा एक्चुअली वो फोर्स होगा। तो डिस्कशन बहुत अजीब नहीं हो जाएगा, और अजीब हो जाएगा तो हमारे स्कोप से बाहर हो जाएगा। लेकिन ये असंभव चीज नहीं है भाई, क्या ये M1 इन दोनों पे क्या फोर्स लगाएगा, लाइन से नहीं ले सकते, एक को रिपेल करेगा एक को अट्रैक्ट करेगा, तो एक को राइट एक को लेफ्ट, ये वाला एक को अट्रैक्ट करेगा एक को लेफ्ट एक को राइट, दोनों राइट माइनस दोनों लेफ्ट, नेट निकल आएगा। बहुत गंदा आंसर आता है, इसलिए मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूं। क्या ये बात क्लियर है भाई लोग? तो हम लोगों ने इतना मैच करा दिया, तो एक चीज और मैच कराते हैं, भले हम उसको अलग नहीं कर सकते पोल को। बता एक क्यू चार्ज r दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, Q/r²। तो क्या हम कह सकते हैं यार एक पोल अगर हम अलग कर पाए, कर नहीं पाएंगे, r दूरी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड देता होगा, अगर ये पॉजिटिव पोल है तो अवे देता होगा, नेगेटिव पोल है तो टुवर्ड्स देता होगा, कितना देता होगा, जहां 1/4πε0 आता था वहां μ0/4π, और क्या आएगा M/r², सॉरी M/r²। क्या बहुत कुछ मैच कर गया भाई, और बहुत कुछ मैच करने का नुकसान पता है क्या है, कि जितने तरह की बातें हम यहां कर सकते थे यहां भी हो सकती हैं, हमें एनालॉजी मैच कराना पड़ेगी। अगर कोई नया क्वेश्चन, यहां क्रिएटिविटी का बहुत स्कोप है, क्योंकि इलेक्ट्रो में जो कुछ भी पढ़ा है सब तो मैंने मैच करा दिया, कोई चाहे तो इलेक्ट्रो के हर क्वेश्चन को इससे लिंक कर सकता है, बस एक इमेजिन करने को कहते हैं, कंसीडर
कि हम पोल अलग कर लिए, कंसीडर कि हम पोल अलग कर लिए, तो फिर चार्ज और इसमें कोई अंतर, तो जैसे जैसे चार्ज की डीलिंग है वैसे वैसे पोल की डीलिंग हो जाएगी। क्या अब ये फॉर्मूला रटना पड़ेंगे? मैंने यार इसीलिए मैच कराया, अगर इसको इंडिपेंडेंट टॉपिक की तरह कोई पढ़ाता है तो इससे बड़ा क्राइम कोई नहीं हो सकता। जब इतना लिंक्ड है तो हम क्यों इसको इंडिपेंडेंट टॉपिक क्यों मानेंगे, और मानेंगे तो फिर मेमोरी इकट्ठा करो अपनी, हर बार कंफ्यूजन एक्स्ट्रा क्रिएट होंगे और नए क्वेश्चन हम ट्राई नहीं कर पाएंगे। समस्या ये भी ना, मैच कराने से फायदा है कि इलेक्ट्रो का पूरा माइलेज हम यहाँ ले सकते हैं और नए क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकते हैं। क्या जनता समझ गई या मैं कुछ और बोलूं? तो थोड़ा सा बातें हम और करते हैं। अगला पेज यही है, हाँ अगला पेज ओके। डी गैप का एक बार मैग्नेट था, उसके हमने लेटरल कटिंग करी है, ट्रांसवर्स कटिंग कह सकते हैं या लेटरल कटिंग कह सकते हैं, ट्रांसवर्स कटिंग या लेटरल कटिंग। तो जब हम ऐसी कटिंग करते हैं तो क्या होता है, लेंथ कम हो जाती है, पोल स्ट्रेंथ यानी प्लस एम माइनस एम प्लस एम माइनस एम का d/2 गैप का 2 बन जाएगा भाई। अच्छा ये बनाया तो मैंने, ये डिस्कशन मैंने यहां किया है, हाँ। तो बताओ इसका नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, md/2, और md क्या था पुराना m, नहीं ये मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन अगर किसी बार मैग्नेट को हम ऐसे कट कर दें, देखो यार ऐसे कट कर दें, ऐसे यहां से ये, तो हमने एक तरह से इधर के चार्ज को ही बीच से काट दिया, तो m/2 चार्ज ऊपर चला गया और m/2 नीचे, माइनस m/2 ऊपर माइनस m/2। तो अब बीच का गैप वही है, गैप वही है, देखो यार गैप वही है d, गैप वही है d, लेकिन क्या बदल गया, पोल स्ट्रेंथ बदल गई, m/2 हो गई। तो m/2 इंटू बीच का गैप क्या d, तो भी इसका आंसर कितना आ जाएगा, m/2 आ जाएगा कि नहीं? यार पिछली बार m/2 आया था d आधा होने से, और इस बार m/2 आया है m आधा होने से। क्या बात क्लियर है? एक मिनट, मैं इसका आंसर लिख रहा था, ओके। इसका आंसर आएगा m' बराबर d इंटू m/2, तो कितना आ गया dm/2, और dm क्या होता था, तो m/2। इतनी बात सबको समझ में आ गई है कि नहीं? ओके, ये मैं बता रहा हूं कि अगर टुकड़े ऐसे किए गए हैं तो, इतनी बात समझ में आ गई है? क्या मैं फिर से लिखूं, इसको समझने में दिक्कत है क्या, दिख रहा है? चलो अब एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है कि अगर हम इन दोनों टुकड़ों को पहले तोड़ें फिर जोड़ दें, तो बताओ नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? अरे पुराने जैसा हो जाएगा, जोड़ दिया तो पुराने जैसा। तुम ऐसे कह सकते हो कि इसका m/2 इसका m/2 और अलाइंड हैं दोनों 0 डिग्री पे। देखो यार इसका डाइपोल मोमेंट राइट है, इसका डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रो में डायरेक्शन पता है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव होती थी, तो यहां भी नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, नेगेटिव साउथ होता है पॉजिटिव, तो 0 डिग्री का मामला है, तो 0 डिग्री में दो वेक्टर क्वांटिटी जुड़ती हैं, तो m/2 जुड़ के क्या हो जाएगा यार, m' कितना होगा m/2 प्लस m/2, तो कितना आ जाएगा m। लेकिन कोई अपोजिट जोड़ दे तो यार एक बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट इधर आ गया, एक का डाइपोल मोमेंट इधर आ गया, तो m माइनस m कितना हो जाएगा? क्या 180 डिग्री पे जब दो डाइपोल जुड़ते हैं तो कितना आता है, 0। क्या जनता समझ पा रही है? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, 0, 180, 90। देखो जरा ऐसे पेश करें, ऐसा एक सीधा बार मैग्नेट था, कितनी लेंथ का, d लेंथ का, प्लस m माइनस m, और उसको हमने मोड़ दिया है। कैसे मोड़ दिया? ऐसे मोड़ दिया, तो ये कितनी लेंथ का बन गया, d/2। ये कितनी लेंथ का बन गया, यहां कितना है माइनस m, यहां क्या है प्लस m। देखो जरा, ये माइनस ये प्लस था, तो हमने क्या यहां पर जबरदस्ती एक प्लस और एक माइनस m सोच लिया। उससे हुआ क्या कि हमने देखा तो जाए तो 0 ही सोचा है,
बट इससे हमें दो डाइपोल नजर आने लगे, एक डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव इधर और एक नेगेटिव से पॉजिटिव इधर। तो इनका रिजल्टेंट कहां आएगा? तो इनका रिजल्टेंट ऐसा आएगा, ठीक है। बता, अगर हमने दो सोचे हैं तो ये m/2 हो गया, ये m/2 हो गया, और m/2 का रिजल्टेंट कितना आएगा? m/2√2। डन। ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि मैं इसकी लेंथ निकाल लेता, तो √2 इंटू d/2 आता नहीं, तो इसका नया मैग्नेटिक मोमेंट आता कितना? m इंटू √2 d/2, यानी ये आ जाता md/√2, स्मॉल md/√2, स्मॉल md/। अच्छा, md को क्या लिखते हैं? md को क्या लिखते हैं? तो ये कैपिटल m/√2। ये भी क्या आया है, देख लें यार, कौन सा तरीका ज्यादा बढ़िया है? ये वाला। वेक्टर सम तो हमें हमेशा से आता है यार, ये भी सही है, ये भी सही है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई तो मैं तुरंत एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये बार मैग्नेट था m डाइपोल मोमेंट का, ठीक है, कितनी d लेंथ का, इसका एक सर्किल बना दिया गया, सेमी सर्किल, ओके। इसका नया m डैश बताना है, m डैश बताना है m के टर्म में, जिसका हो जाए बुला के दिखाएगा। पिछला वाला नोट कर लें, समझ लें, तभी ये समझ में आएगा। ये दिया होगा कहीं ना कहीं। ठीक ठीक, कैपिटल M से रिलेट कर सकते हैं स्मॉल m को, स्मॉल कैपिटल M डैश पुराने वाले कैपिटल M से रिलेट करना है, नया कैपिटल M पुराने वाले कैपिटल M से, सही है, बट उससे कैपिटल M अपीयर कराना है, करेक्ट। और कोई? इस बार देखा जाए तो यही करना पॉसिबल है जो मैंने यहां बताया है, ये वाला मेथड यही पॉसिबल है। तो यार ये प्लस m माइनस m था, अब ये प्लस m इधर आ गया, माइनस m इधर आ गया, तो हमें एक बार मैंने इसकी इक्विवेलेंट ऐसे बना लेना चाहिए, प्लस m माइनस m। तो इसका m डैश कितना होगा? m डैश होगा मास सॉरी पोल स्ट्रेंथ इनटू बीच का गैप, और बीच का गैप क्या डबल ऑफ रेडियस है कि नहीं? बट रेडियस क्वेश्चन का गिवन डेटा नहीं है, तो हमें रेडियस किसके टर्म में लिखना चाहिए? क्या बताओ, ये d लेंथ को ही तो घुमा के बार मैग्नेट बनाया गया है, तो बताओ r की जगह मैं d कैसे रिलेट करूं? क्या d इक्वल टू पाई r था, तो r बराबर क्या होगा? d बाई पाई, तो ये बन गया m d बाई पाई। बदर कैपिटल M क्या होता है? m और बीच का गैप md, तो md को क्या लिखने वाले हैं? बात समझ में आ गई? ये चीज और ये चीज सेम है, किसी को ये पैटर्न समझ में आना चाहिए कि बस किनारे जोड़ दो, रिजल्ट आ जाएगा। ये दिया नहीं क्वेश्चन? हाँ, तो खाली खाली जगह दिया है इसमें, एक्चुअली धीरे धीरे अपडेट ज्यादा चल रहे थे तो मैंने छोड़ दिया था।
आगे ही लिखना है, आगे बहुत जगह दे रखी है, देखो बार मैग्नेट को लेके खाली पेज दिया है। उससे पहले पेज पे लिखो। हाँ इधर इधर कहीं, हाँ यहीं कहीं लिख लो और क्या। दैट्स इट। बार मैग्नेट के बारे में एनालॉगी मैंने बना दी है, क्रिएटिविटी कोई लिमिट नहीं है। ट्रांसवर्स कट वाला भी लिखना है, पीछे जो आपने करा हाँ ये नोट किया है। ये सब यहाँ दिया है, फिर मैंने वहां करा दिया है। तो बार मैग्नेट के क्वेश्चन सबको करके आना होंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग डाया पैरा फेरो पढ़ेंगे, खत्म हो जाना चाहिए होपफुली, डाया पैरा फेरो खत्म हो जाएगा।